हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रवीण बागड़े पीके। और आज हम पढ़ेंगे बहुत ही बढ़िया टॉपिक, कंप्यूटर की पीढ़ियां। तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस चैनल पर मैं कंप्यूटर के सारे वीडियोस डालने वाला हूं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत नाइंसाफी है मेरे वाचर्स, क्योंकि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्री में मेरे सीपीसीटी के वीडियो देखोगे कैसे। तो आज अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लो बेटा। तो मेरे शेर और शेरनियों, आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियां। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। फॉर काइंड ऑफ योर इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल को बहुत ज्यादा आपका सपोर्ट मिल रहा है, बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं आप लोग, लाइक कर रहे हैं, बहुत प्रसन्नता हो रही है। तो आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियां। तो मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर की पीढ़ियां क्या होती है। जब भी किसी डिवाइस का विकास होता है तो क्या होता है, पहले जो कंप्यूटर आए थे उसमें बहुत कमियां थी, बहुत डिफेक्ट थे, बहुत प्रॉब्लम थी, साइज बहुत ही बड़ा था दोस्तों। तो लेट्स सी दिस बोर्ड एंड फर्स्टली वी हैव स्टडी अबाउट फर्स्ट जनरेशन। तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कंप्यूटर के विकास को 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। कंप्यूटर के विकास को 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। पहली पीढ़ी का नाम है प्रथम पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन। दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी और 5वीं पीढ़ी। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो कैसे थे। सबसे पहले तो आपको यह पता रहना चाहिए कि कंप्यूटर का जो पीढ़ियों में विकास है वो कैसे कैसे बांटा गया है। तो पहली पीढ़ी जो थी दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, ये 1942 से 1955 तक के जो कंप्यूटर बनाए गए। 1942 से लेकर 1955, कई बुक में 1944 से 1955 भी दिया हुआ है दोस्तों। तो 1940 से 1955 भी मान सकते हैं हम। जो भी कंप्यूटर का डेवलपमेंट किया गया है वो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे। तो पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे दोस्तों, उसके बाद में आई दूसरी पीढ़ी। दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत कंप्यूटरों के आकार में थोड़ा छोटे हुए और कंप्यूटरों की जो प्रोसेसिंग क्षमता थी वो बढ़ गई। तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का विकास 1956 से 1964 के बीच में हुआ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे हम तीसरी पीढ़ी की। तीसरे पीढ़ी के कंप्यूटर जो है वो 1965 से 1975। उसके बाद में हम बात करेंगे चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर, तो 1976 से 1990। और उसके बाद में हम बात करेंगे 5वीं पीढ़ी की, तो 1990 से अब तक। तो इसको याद रखने की शॉर्टकट की बता रहा हूं दोस्तों आपको मैं। पहली पीढ़ी की बात करेंगे हम 1942 से 1955, यानी कि 13 का आंकड़ा। क्या है? 13 का आंकड़ा। 1942 से 1955 तक 13 का आंकड़ा। उसके बाद 1956 से 1964, 1956 से 1964, 8 का आंकड़ा। कितने का आंकड़ा? 8 का आंकड़ा। उसके बाद में हम बढ़ेंगे थर्ड जनरेशन 1965 से 1975, 10 का आंकड़ा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हम बात करेंगे चौथी पीढ़ी की 1976 से 1990, यानी कि फिर से 13 का आंकड़ा। काय का आंकड़ा? 13 का आंकड़ा। 13 रिपीट हो गया, 13 सुरूर। पहली पीढ़ी और चौथी पीढ़ी जो है 13 सुरूर। तो 1942 से 1955 तक पहली पीढ़ी और 1976 से 1990 चौथी पीढ़ी। बीच में जो 1956 से 1964 वाली 8 साल की पीढ़ी है वो दूसरी पीढ़ी है। यानी पहली पीढ़ी के जो लोग थे वो ज्यादा जीते थे, उनकी उम्र बहुत ही थी। उसके बाद में जो आए वो उनकी जो उम्र थी वो कम हो गई बाबा। उनकी पीढ़ी जो चली, पहली पीढ़ी 1942 से 1955 तक चली, दूसरी पीढ़ी 1956 से 1964 तक चली, मतलब 8 ही साल चली। उसके बाद तीसरी पीढ़ी जो आई वो 1965 से 1975 चली, यानी थोड़ा इंप्रूवमेंट हो गया, 10 साल चली। उसके बाद में 1976 से 1990 फिर से चौथी पीढ़ी 13 ही साल चली। उसके बाद में दोस्तों 5वीं पीढ़ी कब तक चली? 1990 से लेके अब तक चली, यानी कि अभी कंटिन्यू है, टू बी कंटिन्यूड। ओके दोस्तों, तो अब हम इसको सन को याद रखें तो 1942 स्टार्टिंग पॉइंट को याद रखना है। उसके बाद में देखो दोस्तों आपको कैसे याद रखना है, 13, 8, 10, 13 और अब तक। आपको सन याद रखने की जरूरत नहीं है। 1942 से 13 जोड़ दो,
कितना हो गया 1955, पहली पीढ़ी कंप्लीट। उसके बाद 8 जोड़ दो 1966 से 1974 दूसरी पीढ़ी। उसके बाद में फिर 10 जोड़ दो 1965 से 1975 तीसरी पीढ़ी। उसके बाद में फिर 13 जोड़ दो 1976 से 1989 चौथी पीढ़ी। और पांचवी पीढ़ी तो आपको पता ही है 1990 से अब तक। ये पीढ़ी को याद रखने की ट्रिक दोस्तों, सन को याद रखने की, बहुत ही बढ़िया था, जबरदस्त। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों की। पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आकार में बहुत ही बड़े थे, कमरे के आकार के बड़े थे। जैसे कि मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था इनियक। कौन सा कंप्यूटर था? पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था इनियक। इनियक का नाम सुना होगा आपने। इनियक का पूरा नाम सीपीसीटी में पूछा जाता है दोस्तों। इनियक का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर होता है। इस कंप्यूटर को 1946 में जेपी अकाट और जॉन मुथली ने बनाया था। यह विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो कि बाइनरी लैंग्वेज पर चलता था। और इनियक कंप्यूटर का निर्माण अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में किया गया था। आगे बात करेंगे हम दोस्तों पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों की विशेषताएं। तो पहली विशेषता तो थी कंप्यूटर, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत ही बड़े थे आकार में। दूसरी विशेषता यह थी दोस्तों कि इसमें स्विचिंग डिवाइस के रूप में वैक्यूम ट्यूब यानी कि निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया था। तीसरी विशेषता की बात करेंगे लैंग्वेज, तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज यानी कि लो लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। उसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के, तो इसकी शुरुआत जो है वो 1940 के दशक में हुई। सीपीसीटी में यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का शुरुआत किस दशक में हुई। मैंने आपको बताया था 1940 के दशक में हुई, ठीक है। दूसरी पीढ़ी की शुरुआत 1950 के दशक में, तीसरी पीढ़ी की शुरुआत 1960 के दशक में और चौथी पीढ़ी की शुरुआत 1970 के दशक में और पांचवी पीढ़ी की शुरुआत 1990 के दशक में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहली पीढ़ी के मुख्य कंप्यूटर कौन कौन से थे? इनियक और यूनिवेक। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इनियक कंप्यूटर का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर था, जिसके निर्माणकर्ता जेपी अकाट और जॉन मुथली थे। इनियक कंप्यूटर जो है विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। इसके बाद में हम बात करेंगे यूनिवेक। यह विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर था। इसका पूरा नाम यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर था। तो ये पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों की विशेषताएं मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। और पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में ये वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करने के कारण ये वैक्यूम ट्यूब बहुत गर्म होती थी, जिसके कारण पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों को ठंडा रखने के लिए रेफ्रिजरेटर यानी कि रेफ्रिजरेटर यानी कि एसी का प्रयोग किया जाता था, जिसके कारण क्या होते थे, ये आकार में बहुत ज्यादा गर्म होते थे और ये बहुत ज्यादा खर्चीला होता था। क्या होता था? बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता था, खर्चीला होता था। इसके बाद में हम बात करेंगे दूसरी पीढ़ी की। नाउ वी कैन स्विच एंड सेकेंड जनरेशन। तो अब दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की विशेषता के बारे में मैं बता दूं। इसका सन जो है 1956 से 1964 है। 8 साल का जीवन काल था इस पीढ़ी के लोगों का। तो आज आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पहली विशेषता ट्रांजिस्टर। तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में पहली स्विचिंग डिवाइस थी। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में जो बहुतायत से स्विचिंग डिवाइस का प्रयोग किया गया उसका नाम था दोस्तों ट्रांजिस्टर। इसके बाद में हम बात करेंगे इसमें लैंग्वेज जो है असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। तीसरी विशेषता, इसमें जो है छोटे छोटे कंप्यूटरों का निर्माण किया गया जिन्हें हम मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। यानी कि पहली पीढ़ी की तुलना में कंप्यूटरों का आकार छोटा हो गया। मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटरों का निर्माण किया जाने लगा जो एटीएम और अलमारी के आकार के होते। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों दूसरी पीढ़ी की कंप्यूटर की जो शुरुआत है, दूसरी पीढ़ी की जो शुरुआत है वो 1950 के दशक से हुई और इसका जो मुख्य कंप्यूटर था वो था एडवेक, जिसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है, ठीक है। अब बात करेंगे तीसरी पीढ़ी की। दोस्तों तीसरी पीढ़ी की विशेषता बता दूं, इसमें कैश मेमोरी का प्रयोग प्रारंभ हुआ था। यह आपके लिए एडिशनल फैक्ट है। सीपीसीटी में कई बार क्वेश्चन आता है कि ये कैश मेमोरी का प्रयोग कौन सी पीढ़ी से किया गया, तो टेंशन लेने का नहीं है। तीसरी पीढ़ी में कैश मेमोरी का प्रयोग किया गया था। ये एसरेम का एक प्रकार है। इसके बारे में मैं एक अलग से लेक्चर बनाने वाला हूं, टेंशन मत लो। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में बता दूं आपको कि तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है इनके
इस पीढ़ी के कंप्यूटरों का जीवन काल 10 साल होता था। मैंने आपको बताया ना, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों का जीवन काल 13 साल, दूसरी पीढ़ी के 8 साल, तीसरी पीढ़ी के 10 साल, चौथी पीढ़ी के फिर 13 साल और पांचवी पीढ़ी के 1990 से अब तक। ओके, तो अब हम बात कर रहे थे तीसरी पीढ़ी की। तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का जो जीवन काल था 10 साल था, यानी कि 1965 से 1975 तक इस पीढ़ी का विकास हुआ। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर के स्थान पर आईसी आ गई। पहली पीढ़ी पे वैक्यूम ट्यूब, दूसरे पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर नामक स्विचिंग डिवाइस आ गई और तीसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर को हटाकर आईसी का प्रयोग किया गया। आईसी का पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। आईसी का पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट होता है और यह हिंदी में एकीकृत परिपथ के नाम से जाना जाता है। इसका विकास जेएस किल्वी ने किया था। किसने किया था? जेएस किल्वी ने किया था। आईसी एक ऐसा छोटा सा सेमीकंडक्टर चिप बना हुआ उपकरण होता है जिसमें बहुत सारे परिपथों को इस प्रकार से अरेंज किया जाता है कि शॉर्ट सर्किट ना हो और कंप्यूटर का आकार छोटा हो जाए। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की अलग विशेषता। तो नेक्स्ट विशेषता यह है कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में हाई लेवल लैंग्वेज C++ और पास्कल का विकास किया गया। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सी लैंग्वेज का विकास जो है 19वीं शताब्दी में अमेरिका की बेल लेबोरेटरी में किया गया था। सी लैंग्वेज का विकास 1972 में अमेरिका की बेल लेबोरेटरी में डेनिस रिची के द्वारा किया गया था। C++ लैंग्वेज जो है ये सी लैंग्वेज की एडवांस लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज को जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। C++ को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है और पास्कल का पूरा नाम, पास्कल जो है इस लैंग्वेज को पास्कल नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, इसलिए इसका नाम पास्कल पड़ा। तो ये लैंग्वेज के ऊपर भी मैं एक अलग से लेक्चर बनाने वाला हूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में आईसी का प्रयोग होने के कारण इसका आकार बहुत ही छोटा हो गया। पहली पीढ़ी के बहुत ही बड़े थे, तीसरी पीढ़ी के बहुत ही छोटे। इसके अलावा इसका विकास जो है 1960 के दशक में किया गया। तो सीपीसीटी में सीधे क्वेश्चन आता है कि तीसरी पीढ़ी की शुरुआत कब हुई? तो भैया 1960 के दशक में। पहली पीढ़ी की शुरुआत 1940 के दशक में, दूसरी पीढ़ी की शुरुआत 1950 के दशक में, तीसरी पीढ़ी की शुरुआत 1960 के दशक में, चौथी पीढ़ी की शुरुआत 1970 के दशक में और पांचवी पीढ़ी की 1980 नहीं होती दोस्तों, 1990 के दशक से। ओके, अब बात करेंगे हम नेक्स्ट विशेषता की। तो पांचवी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है वो सुनो। तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उनमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया, यानी माइक्रोचिप आईसी का प्रयोग किया गया और कंप्यूटर आकार में बहुत छोटे हो गए और कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे सीपीयू पे एक डिवाइस लगी होती है जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते हैं, जिसे सीपीयू का या मदरबोर्ड का हार्ट कहते हैं। तो उसके कारण इन कंप्यूटरों का आकार छोटा हो गया, इसलिए इन कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। वर्तमान समय में जितने भी कार्यालयों में, लैपटॉपों में जो भी कंप्यूटर यूज हो रहे हैं सारे माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। अब हम बात करेंगे चौथी पीढ़ी की। दोस्तों चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों की विशेषता ये थी कि इस पीढ़ी के भी कंप्यूटर का जीवन काल 13 साल ही था जितना कि पहली पीढ़ी का था। इसकी शुरुआत जो है 1976 से 1990 तक की गई। इसके अलावा मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे इनका विकास 1976 से 1990 के बीच किया गया। इसमें आईसी के स्थान पर माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया। तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर थे एलएसआई, एमएसआई और एमएसआई और एलएसआई, ये तीन माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया। ये तीनों के फुल फॉर्म कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा दोस्तों, मेरी मार्कर गिर गई है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे तीसरी पीढ़ी की। तो तीसरी पीढ़ी में, चौथी पीढ़ी में तीन प्रकार के माइक्रो प्रोसेसर यूज किए गए। एलएसआई का पूरा नाम होता है, क्या होता है भैया? एलएसआई का पूरा नाम होता है, सॉरी दोस्तों, एमएसआई का पूरा नाम होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन और एलएसआई का होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये मीडियम स्केल इंटीग्रेशन और लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग जो है काय में किया गया? चौथी पीढ़ी में किया गया। और इसके अलावा डीबीएमएस बेस्ड ओरिएंटेड लैंग्वेज का प्रयोग किया गया, जैसे कि ओरेकल, एसक्यूएल, इस टाइप की लैंग्वेज का, एएसपी, ये जो थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी, ये चौथी पीढ़ी में प्रयोग की गई। इसके अलावा चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का विकास जो 1970 के दशक से किया गया और इसमें लैपटॉप, टैबलेट और पीसी का प्रयोग किया गया। मतलब कि
ये लैपटॉप, टैबलेट और पीसी जो है ये चौथी पीढ़ी के क्या है, प्रोडक्ट है। ओके, इसके बाद में हम बात करेंगे तो चौथी पीढ़ी में GUI का विकास किया गया, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित एप्लीकेशनों का विकास किया गया। बहुत सारे एप्लीकेशन आए, फेसबुक, व्हाट्सएप, फेसबुक आया। ओके, फेसबुक नहीं आया दोस्तों, चौथी पीढ़ी में GUI का विकास किया गया, यानी विंडोज के ऊपर काम किया गया। इसके बाद में हम बात करेंगे पांचवी पीढ़ी की। तो वर्तमान समय में कंप्यूटर के विकास की जो पीढ़ी चल रही है वो पांचवी पीढ़ी है दोस्तों, जो 1990 से अब तक है। इसके पीढ़ी के जो लोग हैं अभी जिंदा है, इसलिए 1990 से अब तक इसका जो है टाइम पीरियड आता है। इसके अलावा इसमें VLSI और ULSI का प्रयोग किया गया। तो CPCT में VLSI और ULSI का फुल फॉर्म आता है, बहुत इजी है। देखो, VLSI का पूरा नाम होता है दोस्तों वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो पांचवी पीढ़ी में जो माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ VLSI, उसका नाम है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और ULSI का पूरा नाम होता है दोस्तों अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये दोनों जो है माइक्रो प्रोसेसर पांचवी पीढ़ी में प्रयोग किए गए। इसके अलावा मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल कंपनी ने बनाया था 1970, 72, 71, 73, 74, कोई भी सन में, मेरे को याद नहीं है अभी एग्जैक्ट। तो पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल कंपनी ने बनाया जिसका नाम है इंटेल 4004, ये 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में हम बात करेंगे पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की। तो पांचवी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग किया गया, जैसे कि लिस्प, प्रोलॉग, इस टाइप की। लिस्प और प्रोलॉग, लिस्प का पूरा नाम लिस्ट प्रोसेसिंग होता है। इसके अलावा पांचवी पीढ़ी में सुपर कंप्यूटर बनाए गए जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड थे, जिनका उपयोग मौसम विज्ञान केंद्रों, रॉकेट लॉन्चिंग और बड़े बड़े जटिल और वैज्ञानिक अनुसंधानों में किया जाता है। इसके अलावा इसका विकास जो है 1990 से अब तक, कौन से दशक में किया गया, 1990 से अब तक। इसके अलावा इसमें CD, DVD, इंटरनेट और WWW का विकास किया गया। तो मैं अब आपको इंटरनेट की डेफिनेशन बता ही देता हूं दोस्तों। द नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स इज नोन एज इंटरनेट। ठीक है, नेटवर्कों के नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं, संजालों की संजाल को इंटरनेट कहते हैं, या फिर विश्व के लाखों करोड़ों कंप्यूटर जो अलग अलग टाइप के नेटवर्कों में आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उन सभी के नेटवर्क को इंटरनेट कहा जाता है। यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क लेन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मेन और वाइड एरिया नेटवर्क वेन, इन तीनों नेटवर्कों को जब आपस में जोड़ दिया जाता है तो ऐसे विश्व स्तरीय नेटवर्क को, जिसमें लेन, वेन और मेन को सम्मिलित किया जाता है, इंटरनेट कहलाता है। ओके, इसके बाद में मैं आपको बता दूं WWW। WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ये CPCT का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड का मतलब होता है विश्व, वाइड का मतलब होता है विस्तृत, और वेब का मतलब होता है जाल, यानी कि विश्व में फैला हुआ जाल। विश्व के कंप्यूटर जो आपस में जुड़े हुए होते हैं इंटरनेट के माध्यम से, उन सभी कंप्यूटरों के जाल को वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। इसका विकास किसने किया था? WWW का विकास भैया 1990 से 90 में टिम बर्नर्स-ली ने किया था। किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने किया था। ये क्वेश्चन CPCT में बहुत पूछा जाता है, इसलिए बता दिया आपको। इसके अलावा दोस्तों अब मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि नेटवर्क और इंटरनेट में क्या अंतर होता है। तो नेटवर्क जो होता है, जब दो कंप्यूटरों को आपस में केबल के माध्यम से जोड़ा जाता है, या एक प्रिंटर को 5 कंप्यूटरों से केबल के माध्यम से जोड़ा जाता है, तो इंटरनेट का निर्माण हो जाता है। लेकिन नेटवर्क का निर्माण हो जाता है, नेटवर्क एक छोटी टर्म है, नेटवर्क एक कमरे में बना सकते हो, लेकिन इंटरनेट को एक कमरे में नहीं बना सकते मेरे भाइयों। ठीक है, इंटरनेट का मतलब ही होता है पूरे विश्व के कंप्यूटर के अलग अलग नेटवर्कों को आपस में जोड़कर बनाया हुआ नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है। इंटरनेट का जाल जो है समुद्र के अंदर भी बिछा होता है फाइबर ऑप्टिकल केबल से, लेकिन नेटवर्क आप लोकल कंप्यूटर लोकल कमरे में बना सकते हो, एक ऑफिस में नेटवर्क बना सकते हो, एक प्रिंटर से 5 कंप्यूटर को जोड़ सकते हो। तो ये था आज का मेरा लेक्चर, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो लेके मिलूंगा मैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंटरनेट नेटवर्क सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा, बेबाक पढ़ाऊंगा। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज मेरे दोस्तों।
जय हिंद, वंदे मातरम।